नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। कल हम लोग जो है करंट अफेयर्स का डिस्कशन नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो आज हम लोग दोनों दिनों के करंट अफेयर्स का एक साथ डिस्कशन करेंगे 11 एवं 12 नवंबर का। और करंट अफेयर्स अगर आप पूरा देखते हैं तो हम ना सिर्फ प्री के लिए मतलब करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं, बल्कि सीधे सीधे डेटा वगैरह ऐड करने में आपकी मेंस परीक्षा में भी ये करंट अफेयर्स काम आ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, किसी भी स्टेट पीसीएस की, या आप आरओ की तैयारी कर रहे हों, या किसी अधीनस्थ चयन आयोग की तैयारी कर रहे हों, तब भी ये करंट अफेयर्स आपके काम का हो सकता है। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेटा की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ये काम आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय को आप कुंभ का उद्घाटन किया गया है। तो को आप कुंभ ये जो 2 दिवसीय है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है हाल ही में? तो ये उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ये हमारे कह लीजिए कि मतलब सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी, और गृह मंत्री भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है को आप कुंभ का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक, 2 दिवसीय को आप कुंभ का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है क्या किया गया है? सहकार डिजी पे ऐप शुरू किया गया। कौन सा ऐप? सहकार डिजी पे ऐप और सहकार डिजी लोन, 2 ऐप इन्होंने शुरू किया है सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से। सहकार डिजी पे एक का नाम है और एक का नाम है सहकार डिजी लोन। अमित शाह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में कम से कम एक सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। तो 2 बातें यहाँ ध्यान देने योग्य हैं कि 5 वर्षों में जो है इन्होंने बात की है, और कम से कम एक सहकारी बैंक। ठीक है, कितने? एक सहकारी बैंक की स्थापना की बात केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने की है। और 2 लाख से अधिक आबादी, ऐसे शहर जिनकी आबादी 2 लाख से ज़्यादा है। ठीक, 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में कम से कम एक सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी अगले 5 वर्षों में। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला करंट अफेयर्स हमारा है दूसरा प्रश्न आज का, कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक सूरज कुंड में आयोजित की जाएगी। सूरज कुंड जो है ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, सूरज कुंड हरियाणा में है। तो उत्तरी क्षेत्रीय बैठक यहाँ आयोजित की जाएगी, ये सत्य है कि नहीं है, ये हमको बताना है। दूसरा है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव भाग लेंगे। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो 32वीं बैठक है वो हरियाणा के सूरज कुंड में आयोजित की जाएगी, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसकी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है, प्रयागराज में। और जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो सूरज कुंड में इसकी बैठक मतलब आयोजित की जाएगी, और गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। और बैठक में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उपराज्य तथा मुख्य सचिव शामिल होंगे। तो ये सभी कथन इसमें सही हैं। व्याख्या, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली,
जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे इस बैठक में? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी जो उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तरी क्षेत्र, अगर हम मैप देखें तो उत्तरी क्षेत्र में जो जो स्टेट आते हैं वो सभी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। ठीक है, यूपी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। यूपी जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। किसमें? मध्य क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषदों का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में नहीं किया गया है क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख। इस तरीके का प्रश्न जो है आयोग पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को ओहायो में आयोजित डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लिए पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला स्टेटमेंट फिर से ध्यान दे लीजिए कि प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को ओहायो में आयोजित डेटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ साथ अपने लेखन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, ओहायो में 1995 में डेटन शांति समझौते पर बातचीत हुई थी। ओहायो क्यों इम्पॉर्टेंट है कि 1995 में यहीं पे डेटन शांति समझौते पर बातचीत हुई थी। 78 वर्षीय सलमान रुश्दी ने अपने 1988 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज, क्या नाम है? द सैटेनिक वर्सेज के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिस पर ईश निंदा के आरोप लगे थे। 1988 में इन्होंने सैटेनिक वर्सेज नामक एक उपन्यास लिखा था जिस पर ईश निंदा के आरोप लगे थे, और इसी के कारण 2022 में इन पर एक हमला हुआ था जिससे इनकी एक आंख चली गई थी। ठीक अगला जो हमारा करंट अफेयर्स आज का है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा नहीं है, ये बताना है। काप 30 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह 10 से 21 नवंबर तक चलेगा। फिर कह रहा है कि भारत की ओर से इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भाग ले रहे हैं और अमेरिका इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये नहीं पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो देखिए, काप 30 का आयोजन ब्राज़ील में तो हो रहा है, लेकिन ये रियो डी जेनेरियो में नहीं हो रहा है, ये ब्राज़ील के बेलेम शहर में हो रहा है। कहाँ पे? बेलेम शहर में। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि काप 30 का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। बाकी सभी कथन सही हैं कि ये 10 से 21 नवंबर तक चलेगा। भारत की ओर से इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भाग ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। अमेरिका ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है, तो अमेरिका इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, और काप 30 जो है इसका मतलब इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम अगर पूछेगा तो पेरिस समझौते के वायदे को पूरा करना। पेरिस समझौते के वादे को पूरा करना, वादे को पूरा करना इसकी थीम है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहीं पर जो है सभी देशों ने मिलकर के, यानी कि UNFCCC के देशों ने मिलकर के TFF का गठन किया है। पिछले वीडियो में हम इसको डिटेल में बता चुके हैं। TFF का मतलब है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी, और भारत इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। किसके रूप में? ऑब्जर्वर के रूप में, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी 70 से अधिक देशों को, 70 से अधिक विकासशील देशों को अपने यहाँ वन संरक्षण के लिए मतलब जो है पुरस्कृत करने की एक योजना है, जिसको
UNFCCC के सभी देश मिलकर के एक ऐसा कोष बनाएंगे। ये एक ऐसा कोष होगा, फंड होगा, जिसमें सब लोग पैसा डालेंगे और फिर जो वो पैसा इकट्ठा होगा तो जो देश अपने यहाँ वन संरक्षण को बढ़ावा देगा उसको उसके लिए इनाम दिया जाएगा। यही TFF है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम रियो डी जेनेरियो में नहीं बल्कि ब्राज़ील के बेलेम शहर में हो रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान ब्राज़ील द्वारा वन संरक्षण से संबंधित एक नई पहल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी शुरू की गई है, जिसमें भारत ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किस देश में भारत के सहयोग से हनी माधु हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो गई हैं। तो भारत के सहयोग से हनी माधु हवाई अड्डा तैयार किया गया है और हनी माधु हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है? तो हनी माधु हवाई अड्डा मलेशिया 2 बार लिख दिया गया है, मलेशिया नहीं है, दरअसल मालदीव है। ठीक है, मालदीव में है। ठीक, हनी माधु हवाई अड्डा मालदीव में है। तो मालदीव का हनी माधु हवाई अड्डा जो है बनकर तैयार हो गया है भारत के सहयोग से और यहाँ से अब उड़ानें शुरू हो गई हैं। ठीक है, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के साथ इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे मलेशिया नहीं रहेगा, यहाँ मालदीव रहेगा। मालदीव, अगर मालदीव की राजधानी की बात की जाए तो मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, मालदीव एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी माले है। इस हवाई अड्डे पर एयरबस A320 तथा बोइंग 737 जैसे विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता है। यह प्रतिवर्ष 13 लाख यात्रियों को संभाल सकता है और इस हवाई अड्डे के लिए मालदीव और एक्जिम बैंक के बीच 2019 में समझौता हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि कब ये समझौता हुआ था, 2019 में। भारत के JMC प्रोजेक्ट को 13.66 करोड़ रुपए में इसके निर्माण का ठेका मिला था। तो भारत की कंपनी थी JMC प्रोजेक्ट, इसको जो है हनी माधु हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला था। तो JMC प्रोजेक्ट को याद रखेंगे। ठीक, और मालदीव और एक्जिम बैंक के बीच में जो है समझौता हुआ था 2019 में, इसको याद रखेंगे। और इस हवाई अड्डे पर एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता है। और भारत के नगर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और कब किया है? 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2025 को। तो इतने फैक्ट जो है इससे याद रखने हैं। मालदीव की राजधानी माले है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर केंद्र सरकार ने इसकी 102 एकड़ भूमि को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली का, उसको तोड़ करके 102 एकड़ में है स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी ऐसे आधुनिक शहरी क्षेत्र को कहा जाता है जो खेलों की पूरे इकोसिस्टम के विकास के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य केवल स्टेडियम बनाना नहीं बल्कि ऐसा समग्र खेल केंद्र तैयार करना होता है जहां खिलाड़ी, प्रशिक्षक, दर्शक, खेल उद्योग सबको विकसित होने का अवसर मिलता है। तो ये सभी कथन सही हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो नई दिल्ली में है 102 एकड़ में विस्तृत है, इसको तोड़ करके स्पोर्ट सिटी विकसित की जाएगी। स्पोर्ट सिटी विकसित की जाएगी। और स्पोर्ट सिटी में केवल खेल का मैदान ही नहीं होता है बल्कि सारी शहरी सुविधाएं मिलती हैं और एक पूरा खेल का इकोसिस्टम तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम यहाँ बनेगा, स्पोर्ट साइंस एंड फिटनेस सेंटर यहाँ बनेगा, खेल पर्यटन व मनोरंजन को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपनी सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप पेश की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चिप पेश की गई है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ठीक है, गूगल ने एनवीडिया
को निशाने पर लेते हुए यानी एनवीडिया का मुकाबला करने के लिए यह कदम उठाया है। 7वीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसर यूनिट, जिसे आयरन वुड कहा जाता है, को आने वाले सप्ताह में ग्राहकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य है अधिक से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेवलपर्स को अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो ये गूगल का उद्देश्य है, गूगल ऐसा करने जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस आइलैंड पर नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सी कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर में क्रिसमस आइलैंड, पहली चीज़ ये जान लीजिए कि हिंद महासागर में क्रिसमस आइलैंड है, ठीक, आइलैंड। और ये जो क्रिसमस आइलैंड है ये हिंद महासागर में है, तो ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे आएगा? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आएगा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में। क्योंकि अगर हम मैप देखेंगे तो हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर होगा, पूर्वी तट पर नहीं होगा। पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्रिसमस आइलैंड पर स्थापित कर रहा है कौन? गूगल। ठीक है, गूगल स्थापित कर रहा है, तो इसमें व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं, गूगल स्थापित कर रहा है। बाकी जो व्याख्या होनी चाहिए वो हमने बता दिया, यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फ़खरुद्दीन अली अहमद? तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वो हमारे देश के पहले कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्हीं की स्मृति में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस प्रतिवर्ष देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दृष्टिकोण और योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2008 में इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2008 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का संपादन किया था। कब किया था? 1912 में। तो ये इतिहास का प्रश्न है, पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ इसको जोड़ दिया है। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आपका केवल एक फैक्ट नहीं तैयार होता, बल्कि एक ही फैक्ट के साथ मैं 2-3 फैक्ट तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ, या उस विशेष टॉपिक को सभी डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करता हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो में बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो शिक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2008 में हुई थी। 1992 में इनको सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और इनको जो भारत रत्न मिला था, भारत रत्न, ये इनको मरणोपरांत मिला था। ठीक है, मरणोपरांत मिला था। अब ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि युवा भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये 10 मीटर स्पर्धा में जीते हैं। ठीक है, तो करनाल के सम्राट जो है फाइनल में 243.7 अंक हासिल करके चीन के हु काई को इन्होंने पछाड़ा है। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। भारत के वरुण तोमर ने 221.27 अंक हासिल करके यहाँ से पदक जीता है। ठीक है, करनाल के जो है सम्राट राणा हैं, इन्होंने हु काई को पछाड़कर 243 अंक हासिल करके जो है जीता है। और उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले वरुण तोमर हैं, इनको भी पदक मिला है। ठीक है,
21.27 अंक इन्होंने हासिल किया है। कहाँ नहीं यहाँ रहेगा, कांस्य पदक। ठीक है, इनको क्या मिला है, वरुण तोमर को कांस्य पदक मिला है। 221.27 अंक इनको मिला है। और ये जो इसने सम्राट राणा है, इनको 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो वरुण तोमर जो यूपी के बागपत से हैं, इनको मिला है कांस्य पदक। और सम्राट राणा जो हैं, सम्राट राणा ये करनाल से हैं, इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या मिला है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत में शेरशाह सूरी के समय की सराय मिली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेरशाह सूरी के समय की सराय जो मिली है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिली है। कहाँ पे, पंजाब प्रांत में। यह मुख्य शेरशाह सूरी मार्ग के दक्षिण में स्थित है जहाँ मिली है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के काल में विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। सराय वह होती है जहाँ, मतलब सराय आमतौर पर ठहरने का स्थान होता है, विश्राम स्थल होता है। ठीक है, ठहरने का स्थान अथवा विश्राम स्थल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, सराय कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू हो रहे 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा देश भागीदार देश के रूप में शामिल हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि चीन कई सालों बाद इसमें शामिल हो रहा है। तो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और इस मेले में भागीदार देश के रूप में चाइना शामिल हो रहा है। ठीक, इस कार्यक्रम का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर किया जा रहा है। किसकी थीम पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर। और इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान भागीदार राज्य के रूप में शामिल होंगे। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान। ये क्या होंगे, ये भागीदार राज्य होंगे। ठीक है, पार्टनर स्टेट होंगे। और झारखंड इसमें क्या होगा, फोकस राज्य होगा। झारखंड इसमें क्या होगा, फोकस राज्य होगा। तो इस फैक्ट को भी हमको याद रखना है कि झारखंड इस कार्यक्रम में फोकस राज्य है। और चीन जो है ये भागीदार कंट्री, पार्टनर कंट्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हो रहा है। इस वर्ष इस मेले में 11 देश तथा 31 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल हो रहे हैं। ठीक, चलिए अगला करंट अफेयर्स आज का है कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। ये आज का करंट, यहाँ से 12 नवंबर का करंट अफेयर शुरू है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला नागालैंड राज्य है। ठीक है, नागालैंड क्या कर रहा है, अपने प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम स्थापित करने जा रहा है। नागालैंड के विषय में और जान लेते हैं कि नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है और इस राज्य में कुल 17 जिले हैं। दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये मतलब गलत टाइप हो गया है। ठीक, और इसकी सीमा, मतलब यहाँ का सबसे बड़ा जिला दीमापुर है और इसकी सीमा जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड की। ठीक है, नहीं, मतलब उत्तर में इसकी सीमा नागालैंड की अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, पूर्व में म्यांमार से लगेगी, दक्षिण में मणिपुर से। ठीक, कहाँ, अगर नागालैंड के उत्तर में देखेंगे तो इसकी सीमा लगेगी अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में देखेंगे तो म्यांमार से लगेगी, म्यांमार जो एक देश है, बर्मा जिसको कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है किसकी, नागालैंड की सीमा। तो ये हमको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 1,16,579 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 16,579 वर्ग किलोमीटर। और इस राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। कितनी, 16 जनजातियां। ठीक,
तो नागालैंड की सीमा जो है किससे किससे लग रही है? उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, यानी नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण में मणिपुर है, और पश्चिम में इसके आपको पश्चिम में इसके जो है आपको जो है मिजोरम मिजोरम नहीं मिलेगा पश्चिम में। मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ इसकी लोकेशन एग्जैक्ट, ठीक है, आप इसके लिए मैप देख सकते हैं। अगला है कि राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। और राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को, भारत के 16वें राज्य के रूप में। तो 1 दिसंबर 1963 भारत के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसको भी हमें याद रखना है, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी। और ये भारत का 16वां राज्य है, ठीक है, और 16 राज्य है, 16 जनजातियां भी यहाँ निवास करती हैं, 17 जिले हैं। दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, शहर है। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मणिपुर आदि से इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक। अगला है कि संशोधित भारत नेट परियोजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है पंजाब। संशोधित भारत नेट परियोजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। पंजाब सफलतापूर्वक इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं राज्य के 43 शहरी क्षेत्रों तक पहुंच चुकी हैं और केवल एक गांव शेष है जिसे नवंबर के अंत तक कवर कर लिया जाएगा। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा से अलग करके एक पंजाबी भाषी राज्य के रूप में किया गया था। किसके रूप में किया गया था? पंजाबी भाषी। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। इसको हमने इसलिए जोड़ लिया है कि ये सब पूछा जाता है पेपर में। तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, और नागालैंड, अभी इसमें बताया मैंने कि नागालैंड की स्थापना कब हुई, तो 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है, नागालैंड की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? भारत में प्रतिवर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक अवसर की याद में मनाया जाता है जब महात्मा गांधी ने 1947 में आकाशवाणी से देशवासियों को संबोधित किया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 1947 में पहली और आखिरी बार गांधी जी ने देशवासियों को AIR के माध्यम से संबोधित किया था, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था। इसी की याद में 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। उस समय महात्मा गांधी जी दिल्ली के हरिजन बस्ती के निवासियों तक व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश दिया था, ठीक है। और उनका यह जो है पहला और आखिरी रेडियो संबोधन था। उसके बाद और पहले उन्होंने कभी भी रेडियो संबोधन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? 12 नवंबर को, ठीक। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है निमोनिया की रोकथाम करना, शीघ्र निदान करना और समय पर उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना। निमोनिया एक जानलेवा और गंभीर फेफड़ों का संक्रमण है, ठीक है। निमोनिया से सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। कभी भी आपको सर्दी जुकाम हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में गोल्ड पदक हासिल करने वाले यूकुन लियो किस देश से संबंधित हैं? तो यूकुन लियो को गोल्ड पदक मिला है और भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह को रजत पदक मिला है।
मतलब कि यूकुन लियो पहले स्थान पे रहे हैं इस प्रतियोगिता में और भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह दूसरे स्थान पे रहे हैं। और यूकुन लियो जो हैं ये चाइना के हैं। कहाँ के? चाइना के। ऐश्वर्य ने 466.9 अंक हासिल करके प्रतियोगिता में चीन के यूकुन लियो 467.1 के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? भारत और बहरीन ने यूपीआई से जुड़ी वास्तविक समय सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू की है। बिल्कुल सही है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन की राजकीय यात्रा के दौरान एनपीसीआई और बेनेफिट के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2025 में बहरीन नहीं गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2019 में बहरीन गए थे। अगस्त 2019 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमको ये बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य केवल एक कथन है, दूसरा गलत है, क्योंकि पीएम मोदी 19 में गए थे तभी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। तो भारत और बहरीन ने मिलकर यूपीआई से जुड़ी वास्तविक समय सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू की है। तो प्रधानमंत्री ने 2019 में इसकी यात्रा की थी। यह नई साझेदारी भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक्स फंड एंड ट्रांसफर सिस्टम से जोड़ती है। भारतीय आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा बहरीन के साथ, जबकि दो तरफ निवेश 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा अधिक रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व में हम्बोल्ट पेंगुइन की घटती जनसंख्या के लिए और अधिक खतरे की चेतावनी दी है? तो देखिए, हम्बोल्ट पेंगुइन जो है वो केवल एक जगह पाई जाती है और वो है चिली। ठीक है, चिली में जो है हम्बोल्ट पेंगुइन पाई जाती है और यहाँ इनकी संख्या पर खतरा मंडरा रहा है। चिली का प्रशांत तट जो है विश्व के शेष बचे 80% हम्बोल्ट पेंगुइन का घर है। यूनिवर्सिटी डेड डी कॉन्सेप्सियन के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1990 के दशक के अंत में उनकी संख्या लगभग 45,000 थी, जो अब घटकर 20,000 ही रह गई है। यानी कि 1990 के दशक का जो अंत था 1999 तक जो है इनकी संख्या 45,000 के आसपास थी, जो प्रशांत तट पे पेंगुइन पाई जाती हैं चिली में। लेकिन अब इनकी संख्या घट करके केवल 20,000 ही रह गई है। तो ये चिंता का विषय है। ठीक, चलिए हाल ही में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहां पर भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 3 मेगावाट घंटे की यह बैटरी प्रणाली दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधानों की दिशा में देश की प्रगति में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाने और ग्रिड लचीलेपन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय भागीदारी 1.0 पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। इस संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधे तौर पर आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछा जा सकता है। तो बेहतर जल प्रबंधन में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि इसमें गुजरात दूसरे स्थान पे है और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। ठीक है, नाम याद रखिए, जल संचय जल भागीदारी पहल, जल संचय जन भागीदारी यहाँ रहेगा, जन भागीदारी पहल। ठीक है, 1.0 के तहत उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, जबकि दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे हरियाणा है। 10 श्रेणियों में दिए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जिलों की श्रेणी में उत्तरी जोन में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डबल स्टार वाला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जो है उत्तरी जोन में श्रेष्ठ जिला घोषित हुआ है। ठीक है, मिर्जापुर उत्तरी जोन का श्रेष्ठ जिला है। वेस्ट जोन से मध्य प्रदेश का खरगोन जिला घोषित हुआ है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं।
ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव घोषित हुआ है, जबकि साउथ जोन में तमिलनाडु का तिरुनेलवेली श्रेष्ठ जिला रहा है। तो उत्तरी जोन में मिर्जापुर रहा है, ठीक। पश्चिमी जोन में खरगोन रहा है, ठीक। साउथ जोन में राजनांदगांव रहा है, ईस्ट जोन में राजनांदगांव रहा है, ईस्ट जोन में, और साउथ जोन में तिरुनेलवेली श्रेष्ठ जिला रहा है। 5,20,000 जल संरचनाएं बनाने के लिए तेलंगाना को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा कि जल संरचनाएं बनाने में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो ये तेलंगाना को मिला है। छत्तीसगढ़ को इस श्रेणी में दूसरा स्थान, यानी कि जल संरचनाएं बनाने में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है, जबकि राजस्थान को तीसरा, ठीक है। जल संरचनाएं बनाने में पहले स्थान पे तेलंगाना है, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, और तीसरे पे कौन सा राज्य है, तीसरे पे राजस्थान है, ठीक है। तो ये 3 राज्य हैं, इनको हमको याद रखना है। 2025 के लिए पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 18 नवंबर को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में प्रदान किए गए थे, यानी 2018 से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाल ही में हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्लाजे को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। इनका नाम क्या है, डेविड स्लाजे। इनको फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह अंग्रेजी भाषी दुनिया में शीर्ष पुरस्कारों में से एक जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, ठीक है। ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है, तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त दोनों कथन जो है सही हो जाते हैं, ठीक। इस पुरस्कार विजेता को 50,000 पाउंड का पुरस्कार तथा चयनित लेखन और अनुवादकों में से प्रत्येक को 2500 पाउंड का पुरस्कार मिलेगा। 56 साल के इतिहास में 5वीं बार ऐसा है जब किरण देसाई दोहरी विजेता बनने से चूक गई, ठीक है। इसके पहले ये विजेता बन चुकी थी, तो ये दूसरी बार विजेता होती, लेकिन इनको नामांकित करने के बाद फाइनली सेलेक्ट नहीं किया गया। तो 2006 में इनका एक उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। किसको, किरण देसाई को, ठीक है, किरण देसाई को। और इस बार किसको मिला है, तो इस बार मिला है हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सलाजे, इनको याद रखिएगा। और इनके उपन्यास का नाम है फ्लैश, ठीक है, फ्लैश इनके उपन्यास का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 66वें सार्क लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये फेस्टिवल जो चल रहा है वो नई दिल्ली में चल रहा है। ये सार्क देशों के मध्य आयोजित किया जाने वाला लिटरेचर फेस्टिवल है, ठीक। तो इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। सबको एक मंच पे लाया गया है। 4 दिवसीय महोत्सव है। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर सभागार में आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य है साहित्य और कला के माध्यम से संस्कृत संपर्क को मजबूत करना। उद्घाटन सत्र में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो अभी नई दिल्ली में सार्क लिटरेरी जो है समारोह आयोजित हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो उसमें मुख्य अतिथि कार्यक्रम में माधव कौशिक रहे हैं। सार्क लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेपाल के अभी सुवेदी, भारत के प्रोफेसर आशीष नंदी और माधव कौशिक को दिया गया है। तो सार्क लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी सुवेदी नेपाल, आशीष नंदी भारत और माधव कौशिक को सम्मानित किया गया है। जबकि सार्क साहित्य पुरस्कार श्रीलंका की अनुरा श्री, बांग्लादेश के कमरुल हसन और फरीदुर रहमान, नेपाल की लक्ष्मी माली और भारत के रामकृष्ण पेरुगू और मालदीव के इब्राहिम वहीद को दिया गया है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता माधव कौशिक द्वारा की गई है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको किसको मिला, अभी सुवेदी, प्रोफेसर आशीष नंदी, माधव कौशिक।
ये इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सार्क साहित्य पुरस्कार उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला है? तो ये टॉप अचीवर श्रेणी में अब की बार पहला पुरस्कार मिला है राजस्थान को। किसको? राजस्थान को। भारत सरकार की उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में राज्यों के लिए यह रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, उद्योग समागम कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। जो राज्य अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आसान माहौल उपलब्ध कराता है, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी टॉप अचीवर अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अवार्ड, यह पुरस्कार राज्य में व्यापार सुधारों और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग प्रणाली है जो विश्व बैंक द्वारा देश में व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की सरलता का आकलन करती है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा में आयोजित होने वाली G7 की बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन कर रहा है? तो कनाडा में G7 आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आउटरीच कार्यक्रम, ठीक है। और ये G7 आउटरीच कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, ये ओंटारियो में शुरू हो रहा है। कनाडा के कहाँ पे शुरू हो रहा है? ओंटारियो में, ठीक है, ओंटारियो। और ओंटारियो में शुरू हो रहा है। इसमें भाग ले रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर इनका नाम है, एस जयशंकर, तो भाग ले रहे हैं। यह आयोजन कनाडा के ओंटारियो में होगा। आउटरीच कार्यक्रम है। इस बैठक के लिए भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सऊदी अरबिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया है। तो किन किन देशों को बुलाया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन। तो ये मतलब G7 देशों का अपडेट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के करंट अफेयर्स कैसे लगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और अच्छे से और बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। मेरा ये पूरा विश्वास है, पूरा दावा है कि आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी इस पूरे वीडियो को देखेगा निश्चित तौर पर लाभान्वित होगा, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम डेली करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, कई क्या अधिकतम क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए। कल का करंट अफेयर्स लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।